हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्टूडेंट अच्छे हैं और अपनी बोर्ड की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। बोर्ड एग्जाम में नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की कॉपी कैसे लिखें, कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है, एग्जामिनर हमारे कॉपी में देखकर किस प्रकार से अच्छे मार्क्स देता है, पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। पूरा लिखकर बताया है जो कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि कॉपी किस प्रकार से लिखता है, एक टॉपर कॉपी किस प्रकार से लिखता है जो एग्जामिनर उसको काफ़ी अच्छे मार्क्स देता है। तो पूरी जानकारी देने वाले तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट इस बार पेपर देने वाले हैं इस प्रकार से यदि आप कॉपी लिखेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आपकी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। और काफ़ी बच्चों का डिमांड था कि बोर्ड एग्जाम में सर सिविक्स की कॉपी कैसे लिखें, नागरिक शास्त्र की कॉपी कैसे लिखें। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है हम बताते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कॉपी का जो फर्स्ट पेज है, कॉपी के फर्स्ट पेज में हम पूरी डिटेल को कैसे फिल करें, यानी अपना रोल नंबर, अपने स्कूल का नाम, अपना सब्जेक्ट, अपना जो पेपर कोड है और किस तिथि को यानी किस दिन को आप पेपर देने वाले हैं, इस सब को किस प्रकार से कॉपी का जो फर्स्ट पेज है उसमें किस प्रकार से लिखें। पहले सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, उसके बाद में हम आपको कॉपी लिखने का सही तरीका बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यानी भी यहाँ पर आपको परीक्षार्थी का अनुक्रमांक डालना होगा, यानी यहाँ पर अंकों में यानी अंक में डालना होगा। जैसे यहाँ पर क्या है 12,32,71,493। अब इसका यही हमारा आ जाता है शब्दों में, यानी जो अनुक्रमांक होगा यह हमें शब्दों में लिखना होगा। तो देखिए शब्दों में हमने किस प्रकार से लिखा है 12,32,71,493। यदि आप इस प्रकार से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप मैं सजेशन दूंगा कि आप इस प्रकार से लिखिए। जैसे एक क्या है 1 2 3 फिर 2, इस प्रकार से लिख दीजिए। यानी जो कंफर्टेबल लगे, जो एग्जामिनर होता है क्या कहता है वो दोनों लिख सकते हैं आप। चाहे आप 12,32,71,493 लिख सकते हैं, नहीं तो आप शब्दों में जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 2 3 2 7 1 4 2 3, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में क्या हुआ, यहाँ पर विषय की बात हो रही है तो विषय जैसे हमारा नागरिक शास्त्र का है यानी जो सिविक्स का है तो उसको हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद में क्या है केवल प्रश्न पत्र, क्या है यहाँ पर केवल प्रश्न पत्र, यानी दोनों जो आपका खंड खा और खंड का, क्या है खंड खा और खंड का दोनों एक ही भाग यानी एक ही पेपर होता है तो दोनों में केवल एक ही प्रश्न पत्र डालना है। उसके बाद में क्या है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, यानी जो संकेतांक है अंकित, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर हमने 301 DI ले लिया है। जो आपका पेपर होगा, जो आपका मॉडल पेपर आएगा जिससे आप क्वेश्चन को देखेंगे उसके बाद में कॉपी में लिखेंगे, तो वहाँ पर आपका पेपर कोड होता है तो वहाँ पर ये आपको कॉपी में डालना होता है। उसके बाद में क्या है परीक्षा का दिन, यानी किस तिथि को आप दे रहे हैं पेपर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसको भी लिखना है। जैसे परीक्षा की तिथि हमने लिख दी है, यहाँ पर क्या है परीक्षा का दिन सोमवार, परीक्षा की तिथि 28 फरवरी 2023, यानी द्वितीय, यानी प्रथम में आपका हाई स्कूल का होता है यानी सुबह की पाली में, द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट का होता है। तो ये हो गया। उसके बाद में देखिए नीचे क्या है परीक्षा का संख्या, यानी किस रूप में आपने बैठा है सबसे पहले वो आप लिख दे रहा है। कक्ष निरीक्षक का पूरा स्पष्ट हस्ताक्षर होगा और दिनांक होगा, यहाँ पर यह क्या होगा यहाँ पर दिनांक आप डाल दीजिएगा। तो ये कुछ हमारा जो फर्स्ट कॉपी है, जो कॉपी का फर्स्ट पेज है वो इस प्रकार से पूरी डिटेल्स के साथ में भरनी होती है, कोई भी गलतियाँ नहीं करनी है। बिल्कुल नया तरीका आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। देखिए स्टूडेंट, आपके स्क्रीन पर आ चुका है ये हमारा एक पेपर है। इसी पेपर के थ्रू हम आपको कॉपी लिखने का तरीका बताऊंगा। जो आपका मॉडल पेपर दिया जाएगा सेम इसी प्रकार से दिया जाएगा, लेकिन वो कुछ अलग प्रकार से होगा। ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, इसका भी वीडियो हम जल्द लेकर आने वाले हैं जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को और मॉडल पेपर को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसका भी तरीका बताने वाले हैं। तो यदि आप कॉमेंट करेंगे तो इस मॉडल पेपर का पूरा सोल्यूशन बताने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन सभी प्रश्नों का उत्तर बोर्ड की कॉपी में लिखना है। इंटरमीडिएट 2021-22 प्रतिदर्श प्रश्न पत्र, कक्षा 12, विषय नागरिक शास्त्र। पूर्णांक सभी को पता होता है 100 नंबर का पूर्णांक है, आप देख सकते हैं। नेट सभी को पता है कि समय 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाता है, तो इस सब पर हम बातें नहीं करेंगे। अब यहाँ पर शुरुआत में हम देखेंगे क्या है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर खंड का क्या है, खंड का से बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। और ये कितने प्रश्न रहते हैं याद रखिएगा स्टूडेंट, 10 प्रश्न होते हैं जो कि बहुविकल्पीय के हैं। एक एक नंबर का आपका
प्रत्येक प्रश्न होता है। तो देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न क्या पूछा गया है कि कौन सा देश धुरी राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। क्या है यहाँ पर बात क्या हो रही है कि कौन सा देश जो है धुरी राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। तो देखिए कॉपी में किस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा गा हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, जो कि धुरी राष्ट्रों का सदस्य देश नहीं था। अब देखिए कॉपी में हमने किस प्रकार से लिखा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहीं पर। देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप कॉपी देने जाइएगा आप स्किल की सहायता से आप एक साइड यदि आप पारना चाहें तो आप स्किल की सहायता से इस प्रकार से डंडी खींच सकते हैं, एक इस प्रकार से ब्लैक स्केच की सहायता से और एक स्केल की सहायता से यानी पटरी की सहायता से आप इसको लाइन खींच दीजिएगा, 2 लाइन। और इस साइड यदि आप खींचना चाहें तो खींच सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो ज़्यादा मत खींचिएगा, इस साइड भी आप खींच सकते हैं। तो आप इस साइड ज़्यादा जगह मत लीजिएगा क्योंकि काफ़ी आपको क्या करना है, जगह को बचत करना है। तो यहाँ पर करना क्या है, खंड का डालना है क्योंकि खंड का से हमारा स्टार्ट होता है। खंड का में आपका 50 नंबर का प्रश्न होगा, उसके बाद में जो खंड खा होगा उसमें भी आपका 50 नंबर का प्रश्न होगा। तो टोटली 100 नंबर का पूर्णांक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न क्या हुआ, आपने डाल दिया प्रश्नोत्तर 1, यानी क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न है तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर 1 डालने के बाद में आपको ब्रिटेन लगा देना, यानी सही ऑप्शन तुरंत कॉपी में लिख दे रहा है प्रश्न। दूसरा क्या है हमारा नागरिक शास्त्र का कि हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में स्थित है, यानी जो हिरोशिमा और नागासाकी है ये बेसिकली किस देश में स्थित है तो ये बताना है। तो सभी को पता होगा जापान इज राइट आंसर हो जाएगा, जापान में ये देश स्थित है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर 2, यहाँ पर सेम प्रोसेस है, हमने सेम प्रोसेस के थ्रू हमने जैसे यहाँ पर प्रश्नोत्तर 2 डाल दिया है और उसका क्या है घा, आप देख सकते हैं क्या है इसमें दूसरे प्रश्न का घा सही विकल्प है। तो जापान हमने लिख दिया है, ये देखिए जापान घा सही है। एग्जामिनर इतना समझ जाएगा, वो इंटेलिजेंट होता है। आपको लिखने का तरीका ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी आप प्रश्नोत्तर डालें उसके नीचे आप एक ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर दीजिए ताकि दिखने में क्या है अच्छा लगे। यहाँ पर आप ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 2 या प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर संख्या भी आप डाल सकते हैं। तो हमें ये कंफर्टेबल लगा, हमने नंबर डाल दिया। यदि आप संख्या डालना चाहे तो संख्या भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर 2 जो है इनमें से आपका घा जापान राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या है, तीसरा देखिए बार्लिन की दीवार कब खड़ी की गई है। तो इनमें से देखिए क्या है विकल्प, ये देखिए इनमें से आपका 1961 यानी खा सही विकल्प है तो हमने खा डाल दिया। ये देख सकते हैं प्रश्नोत्तर 3 का खा 1961 में बार्लिन की दीवार खड़ी की गई। उसके बाद में चौथा है सार्क थेरेपी का क्या अर्थ है, जो सार्क थेरेपी है इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर आघात पहुंचाकर उपचार करना, तो हमने लिख दिया है का, यानी इनमें से आपका का सही विकल्प है चौथे प्रश्न का। तो इसी प्रकार से आपको डालना है, प्रश्नोत्तर डालिए नीचे अंडरलाइन कर दीजिए ताकि एग्जामिनर को भी देखने में अच्छा लगे और कॉपी भी अच्छी लगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने कॉपी प्रेजेंट की है स्टूडेंट। अब हमारा आ चुका है 5वां प्रश्न। यहाँ पर पूछा गया क्या है 5वें प्रश्न में कि बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा किस संस्था का गठन किया गया, यानी जो बैंकॉक घोषणा पत्र है इसके द्वारा किस जो संस्था इसका गठन किया गया। तो यहाँ पर देखिए आसियान हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। इनमें से घा हमने घा डाल दिया है, आप देख सकते हैं। ये सारा जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से आपको डालना है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आपको प्रश्नोत्तर इस प्रकार से डालने के बाद में जो भी आपका सही विकल्प है का खा गा या घा उसका आप यहाँ पर इस प्रकार से लिख दीजिए, उसके बाद में आंसर दे दीजिए। एक एक नंबर का है, टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी प्रकार से आपको लिखना है। देखिए 6 नंबर क्या है, गांधी जी की हत्या किस स्थान पर की गई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दिल्ली लगा दिया, प्रश्नोत्तर 6 का सही विकल्प। उसके बाद में देखिए 7वां क्या है, ऑपरेशन ब्लड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इनमें से आपका डेयरी उद्योग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने डेयरी उद्योग भी डाल दिया है। इसी प्रकार से आपको सेम प्रोसेस अपनाना है जितने भी 10 प्रश्न तक। उसके बाद में देखिए क्या है, हमने डाल दिया है बॉम्बे प्लान का उद्देश्य क्या है। इनमें से बॉम्बे प्लान का उद्देश्य बताना है। तो यहाँ पर देखिए भारत का आर्थिक विकास करना क्या है, इनमें से गा सही विकल्प हो जाएगा। भारत का आर्थिक विकास करने बॉम्बे प्लान का उद्देश्य था। 9वां नंबर क्या है हमारा, ये देखिए प्रश्न कि 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इनमें से खा सही विकल्प है इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने इंदिरा गांधी बार डाल दिया है। उसके बाद में 10 नंबर हमारा क्या है, आखिरी प्रश्न जो कि एक एक नंबर का होता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी चेकआउट कीजिए क्योंकि वो भी आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल हम 10 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सही विकल्प उत्तराखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 10 का
घ डाल दिया है, उत्तराखंड इज राइट आंसर। तो ये हमारा जो 10 क्वेश्चन था एक नंबर का, हमने प्रत्येक प्रश्न को डाल दिया है। एक एक नंबर आपको इस प्रकार से मिल जाएगा और प्रश्न उत्तर इसी प्रकार से आप डालिएगा। उसके बाद में सेम प्रोसेस हमारा क्या हो जाता है, अब आ जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न, और ये भी आपका 2-2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है और 10 क्वेश्चन शायद पूछे जाते हैं। तो इसका भी हमने आंसर बताया हुआ है, क्योंकि हमने बताया आपको कॉपी लिखने का सही तरीका। हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, कॉपी किस प्रकार से लिखी जाती है। 11 नंबर में देखिए क्या है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, यानी जो सोवियत संघ है इसका विघटन जो हुआ ये कब हुआ। तो देखिए हमने किस प्रकार, पाई वाला तो आप खींच लीजिएगा हर एक पेज की, चाहे आप इधर साइड में खींचे चाहे आप इधर, दोनों साइड पर आप पेज में ये डंडी वाला खींच सकते हैं। एक तरफ खींचना चाहे तो खींच सकते हैं, नहीं तो आप दूसरे साइड भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बस आप जगह ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मत कीजिएगा, कम कीजिएगा। तो यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने लगा दिया, आप देख सकते हैं। एग्जामिनर को पता चलना चाहिए उससे पहले आप ये वाला सिंबल डाल दीजिए कि हाँ ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ से आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होगा। अब 1991 में क्या है, 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य क्या है, 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस क्या है, बोरिस एल्तानिस क्या है, बोरिस एल्तानिस के नेतृत्व में दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। ये आपको याद रखना है। सोवियत संघ का विघटन भी हमने बता दिया किस प्रकार से, ये सारा क्वेश्चन हमने बता दिया। यहाँ पर आपको एग्जामिनर 2 नंबर दे देगा यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे। हमारा 12 नंबर प्रश्न क्या है, ये देखिए 12 नंबर प्रश्न, आसियान के 2 सदस्य देशों का नाम बताना है। ये 2 सदस्य देशों का नाम बता देना है। एक नंबर आपको एक सदस्य के देश के नाम, दूसरा आपको एक, तो 2 नंबर का है। चलिए देख लेते हैं इसका किस प्रकार से करना है। क्या बात हो रही थी, आसियान के 2 सदस्य देशों का नाम लिखाना है। तो यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर 2 डाल दिया। उसके बाद में क्या करना है, पहला इंडोनेशिया, दूसरा आपका सिंगापुर हो जाएगा, जो कि आसियान के 2 सदस्य देशों का नाम है। तो ये आपको याद रखना है। तो 12 नंबर का 2 सही हो गया। इतना ही यदि आप लिख देंगे, क्योंकि 2 सदस्य देशों का नाम पूछा गया था, तो इंडोनेशिया सिंगापुर आपने लिख दिया, 2 नंबर यहाँ पर एग्जामिनर आपको दे देगा। अब चलिए देखते हैं 13 नंबर प्रश्न क्या है, क्योंकि हमने बताया है आपको क्योंकि ये 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर का आपका प्रत्येक क्वेश्चन होता है, खासकर सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र में। तो कॉपी आपको इसी प्रकार से लिखनी है। प्रश्नोत्तर डालने से पहले आपको ये याद रखना है, हर वक्त आप अंडरलाइन कर दीजिए। इससे क्या होगा, कॉपी आपकी अच्छी दिखेगी। यदि आप ब्लैक स्केच से कीजिएगा, आप बोर्ड एग्जाम में कोई भी कलरफुल पेन जो है यूज मत कीजिए। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं, तो आप भी समझदार हैं, आप कलरफुल पेन यूज बोर्ड एग्जाम में मत कीजिए। ब्लू और ब्लैक के अलावा क्या है, कोई भी पेन यूज मत कीजिए। ब्लू, ब्लैक और एक स्केल और एक स्केच ब्लैक वाला, ये आप साथ में 4 चीज़ें लेकर जाइएगा। इससे आपकी कॉपी सारी बेटर लगेगी। यही सब इस्तेमाल कीजिएगा और कोई भी अदर पेन यूज मत कीजिएगा। तो देखिए जो 13 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर बात क्या हो रही है, 1962 में भारत का सीमा विवाद को लेकर किस देश से युद्ध हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्या है, प्रश्नोत्तर 13 हमने डाल दिया है। अब इसका आंसर देखिए, भारत चीन युद्ध जो भारत क्या है, भारत चीन युद्ध जो भारत चीन सीमा के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न था, इसका आंसर हमने दे दिया है। यहाँ पर चीन से विवाद हुआ था, युद्ध हुआ था। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था। 14 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर देखिए क्या है। थोड़ा थोड़ा क्या होता है, कभी कभी थोड़ा क्वेश्चंस का जो आंसर होता है थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 2 नंबर का है। बस ये आपको याद रखना है, 50 सबसे ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि कहा गया है जितना क्वेश्चंस यानी कि जितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है उतना ही दीजिए, फालतू मत दीजिए। यानी काफ़ी स्टूडेंट गलती करते क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा लिख जाते हैं, यानी लघु उत्तरीय वाला प्रश्न का आंसर देने लगते हैं। तो ये आप मत कीजिएगा, क्योंकि जितना पूछा गया है उतना ही दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न ज़्यादा मत लिखिए। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है, 1992 का पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो क्या है, ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो क्या है, पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील के रियो डी जनरेलियो में आयोजित किया गया। पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल कराने वाले इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय
क्या है, बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने लिखा है, राइटिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम आपको हर एक वीडियो में बताता है कि एग्जामिनर यदि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं और राइटिंग आपकी अच्छी बैठ रही है तो समझ लीजिए आपकी बल्ले बल्ले, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे परफॉर्म करेंगे। एग्जामिनर देखता क्या है, यदि आप पढ़ने में धुआंधार है, बिल्कुल आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अपने प्रॉपर की है और आप काफ़ी जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का आंसर दे लिए जाते हैं और आपकी राइटिंग जो है घटिया है, इंप्रूव नहीं है, सही से नहीं बैठती है, तो आप उसमें कम नंबर पाएंगे। जहाँ पर जैसे यहाँ पर ये बात हो रही है 2 क्वेश्चन का तो 1 ही नंबर पाएंगे। और जिसकी राइटिंग बैठती है, वो पढ़ने में कमज़ोर है, राइट आंसर बना बना कर भी लिखता है, तो वो काफ़ी अच्छे मार्क्स पाएगा। तो राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कीजिए। अब देखिए राइटिंग स्किल किस प्रकार से इम्प्रूव करेंगे, काफ़ी स्टूडेंट का डाउट यही रहता है। तो मैं बता दूँ आपको करना क्या है, पर डे यानी जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, उसको याद कीजिए, उसको कॉपी में लिखिए पर डे। वही सेम आप पर डे 2 से 3 पेज आप लिखिए। इससे क्या होगी, राइटिंग भी इंप्रूव होगी और अपने मन से आप कीजिए कि हाँ मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिख रहा हूँ। ये भी आप कर दिए, उससे क्या होगा, राइटिंग इंप्रूव होगी और काफ़ी अच्छे मार्क्स आप लेकर आएंगे। तो यहाँ पर 14 नंबर भी जो हमारा प्रश्न था ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं हमारा अगला क्या जाता है। 15 नंबर हमारा प्रश्न है, साक्षी संबंधा का क्या अर्थ है। जो साक्षी संबंधा है इसका अर्थ क्या है, तो देखिए इसका आंसर देखिए। साक्षी संपदा उन संसाधनों की क्या है, साक्षी संपदा उन संसाधनों को कहा जाता है जिन पर एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी आदि साझी संपदा के उदाहरण है। 15 नंबर प्रश्न डाल दिया हमने, ब्लैक स्केच से सारा यूज किया हुआ है और जो भी हमने इसका जो आंसर दिया हुआ आप देख सकते हैं, गैप काफ़ी गैप है, ये देख सकते हैं आधा आधा इसमें गैप है इतना। तो आप इतना गैप कर दीजिए और पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको याद रखना है। आपको किसी भी प्रकार से लिखिए, एग्जामिनर को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनर को दिक्कत हो जाए तो आपके बोर्ड एग्जाम के जो कॉपी में नंबर है वो उसमें भी दिक्कत हो सकता है। तो ये आपको गलतियां सुधारनी है। 16 नंबर देखिए प्रश्न क्या है, नक्सलवादी क्या है, नक्सलवादी आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ। इसका आंसर देखिए 16 नंबर का, वर्ष 1967 में क्या है, देखिए वर्ष 1967 में पश्चिम बंगाल राज्य से प्रारंभ हुआ। जो नक्सलवादी आंदोलन है ये 1967 में पश्चिम बंगाल राज्य जो है प्रारंभ हुआ। इतना ही आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर दे देगा, क्योंकि इतना ही क्वेश्चंस का आंसर इतना ही है, इतना ही इसको आपको देना है। उसके बाद में देखिए क्या है 17 नंबर, गोवा संघीय राज्य क्यों बनाया गया। क्या है, जो गोवा संघीय राज्य है ये क्यों बनाया गया, तो इसका आंसर देखिए, यद्यपि भारत में 1947 में क्या है, यद्यपि भारत में 1947 में अंग्रेजी साम्राज्य का अंत हो गया था, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा, दमन और दीव से अपना शासन हटाने से मना कर दिया। जनवरी 1967 में केंद्र सरकार ने गोवा में एक विशेष जनमत सर्वेक्षण कराया, जो कि क्या है, गोवा संघीय राज्य बनाया गया। उसके बाद में सिक्किम विधानसभा का प्रथम चुनाव कब हुआ। जो सिक्किम है इसका विधानसभा का जो प्रथम चुनाव हुआ, 2 नंबर का प्रश्न है, आप देख सकते हैं। अब इसका आंसर देखिए, 18 नंबर हमने प्रश्नोत्तर डाल दिया। आपको कॉपी के फर्स्ट और सेकंड यानी दोनों पेजों में आप लोग को लिखना है। बस आपको ये ध्यान में रखना है, जो भी आप पेन लेकर जाएं वो ज़्यादा आपका गाढ़ा ना चले कि ये दोनों तरफ दिखाई दे। 18 नंबर प्रश्न है, इनमें से जो सिक्किम विधानसभा का जो प्रथम चुनाव हुआ, देखिए सिक्किम विधानसभा के लिए पहला लोकतांत्रिक चुनाव 1974 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में देखिए 19 नंबर, धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है। जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी हमने बताया हुआ है। 19 नंबर प्रश्न का आंसर देखिए, इसका अर्थ राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना, धर्म से अलग होना या कोई धार्मिक आधार नहीं होना। 19 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, गैप हमने काफ़ी छोड़ा है, राइटिंग में लिखा है, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है, इतना ही देना है। 20 नंबर देखिए, मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं। क्या है, मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं, तो इसका आंसर देखिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस का आंसर भी देना इंपॉर्टेंट है कॉपी में खासकर। तो देखिए, भारत में हर वर्ष क्या है, हर 5 साल में चुनाव होते हैं। किसी कारण से 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता और वर्तमान पार्टी जो सत्ता में है अपना त्यागपत्र दे देती है, तो ऐसे हालात में जो चुनाव होते हैं उसे मध्यावधि चुनाव कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न था, हमने बता दिया, क्योंकि हमने बताया था आपको 10 आपका बहुविकल्पीय रहेगा, 10 आपका अति लघु उत्तरीय। तो हमने कॉपी में किस प्रकार से बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय लिखते हैं ये हमने बता दिया है। अब हमारी जो बात होती है वो स्टूडेंट, अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न। मैं दिखा दूँ किस प्रकार से आपका लघु उत्तरीय पूछा जाता है। ये देखिए,
लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, नहीं तो आप इसका इस प्रकार से भी लघु उत्तरीय प्रश्न सिंपल पूछ लिया गया। उसके बाद में यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न 2 पूछा गया है, जिसमें आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है उसमें आपको 5 नंबर का है और इसमें 6 नंबर का है। इसमें आपका कितना क्वेश्चन है? 6। इसमें आपका 6 क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन है। तो फर्क कितना है आपका? 5 और 6 नंबर वाला है। इसमें क्वेश्चन का डिमांड है और क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, आपको ये डाल देना है संकेत के लिए, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हमारा अब यहाँ से स्टार्ट होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। चलिए देख लेते हैं क्या है हमारा प्रश्न। देखिए 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। लघु उत्तरीय का प्रश्न 1 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया? इसकी किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। अब इसका जो क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन तो भैया इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना क्या है ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको प्रश्नोत्तर 21 डालना है। उसके बाद में करना क्या है? देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सैन फ्रांसिस्को क्या है? द्वितीय जो विश्व युद्ध है इसके पश्चात सैन फ्रांसिस्को के आधार पर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? संयुक्त राष्ट्र के 2 संस्थाओं के नाम हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने जो इसका प्रश्न पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया, इसका आंसर हमने बता दिया। अब यहाँ पर जो 2 इसके क्या है विशिष्ट संस्थाओं के नाम बताना है, तो इसका आंसर देखिए क्या है। पहला जो आपका हो जाएगा, कॉपी में जब भी लिखिएगा हेडिंग आपके क्या कीजिए ब्लैक पेज से भी कर सकते हैं, जो ब्लैक स्केच आपका हो उससे कर सकते हैं, नहीं तो जो ब्लैक पेन हो जो कि काफ़ी अच्छा चल रहा हो, कॉपी में आपका अच्छा चल रहा है और एग्जामिनर को दिखने में आना चाहिए। जैसे कि हमने फर्स्ट वाला क्या डाला है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और अब जब भी आप हेडिंग डिलीट नीचे आप ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर दीजिए ताकि दिखने में कॉपी अच्छी लगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से कॉपी जो है अच्छी लग रही है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है इसको देख लेते हैं। यह संस्था गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे का विकास और प्रजातांत्रिक प्रशासन को प्रोत्साहित करने का काम करती है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम है क्या है? कार्यक्रम है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। यहाँ पर क्या है 2 विशिष्ट संस्थाओं का नाम लिखना था जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ से रिलेटेड हो। दूसरा हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। अब इसका जो काम है वो क्या है देख लेते हैं। देखिए वियना क्या है? वियना में स्थित ये एजेंसी परमाणु निगरानी को काम करती है। ये 2 हमारा पॉइंट था हमने बता दिया है, और जो इसका परिभाषा था उसको भी बता दिया। यदि आप इतना ही लिख देते हैं 5 नंबर आपको एग्जामिनर बिना हिचकिचाए दे देगा, मुस्कुराते मुस्कुराते ये क्वेश्चन दे देगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ये जो कॉपी है लिखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है। 2 से 3 घंटा प्रॉपर हमारा 5 घंटा इसमें गया, क्योंकि बहुत ध्यान से और जो पॉइंट है उसको हम बताते हुए पॉइंट किस प्रकार से कॉपी टॉपर लिखता है, काफ़ी रिसर्च से आज की इस वीडियो में हम कॉपी लिखने का सही तरीका आपको बताने वाले हैं। तो पूरी हम जानकारी देंगे, बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट आपके रिलेटिव भाई बहन जिस भी क्लास में पढ़ रहे हों, नागरिक शास्त्र के स्टूडेंट हैं, जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी बोर्ड एग्जाम में हेल्प हो सके। चलिए देखते हैं अगला क्या है। देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए, इसके पक्ष में तर्क दीजिए। अब इसका आंसर दीजिए किस प्रकार से हमने डाला हुआ है। ये देखिए प्रश्नोत्तर 22 है। अब 22 का आंसर देखिए क्या है। भारत के नागरिक के रूप में मेरा मानना है कि भारत को सुरक्षा परिषद क्या है, भारत को सुरक्षा परिषद को स्थायी सदस्य होना चाहिए। अस्थायी सदस्यता के लिए प्रमुख तर्क निम्नवत हैं। क्या है? प्रमुख जो तर्क है वो कुछ इस प्रकार से हैं। देखिए क्या है, पॉइंट वाइज के थ्रू हमने दिया है। पहला आपका हो जाएगा भारत विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला दूसरा देश है, ये हो गया। दूसरा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की निधि में भारत का निश्चित आर्थिक योगदान है। तो ये कुछ पॉइंट है हमने बता दिया है। 5 नंबर का प्रश्न था, इतना आप लिख देंगे, दे देगा एग्जामिनर। उसके बाद क्या है देखिए प्रश्नोत्तर 23 में। अब इसमें याद रखिएगा सिमिलैरिटी से इतनी ही बस आपको ये याद रखना है, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने प्रश्नोत्तर डाला है, उसके बाद में उसके जस्ट एक लाइन के बाद में हमने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आपको ये गलती नहीं करनी है, जब भी आप प्रश्नोत्तर डालिए 2 लाइन, यानी यहाँ पर आप 2 लाइन वाला छोड़ दीजिए ताकि आप देख सकते हैं गैप भी काफ़ी है और काफ़ी अच्छे हेडिंग भी दिख रहे हैं। तो जो 23 नंबर प्रश्न है प्रश्नोत्तर, ये देखिए क्या है, आसियान का निर्माण क्यों किया गया, वो ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति क्या है, क्या ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति सफल है, इसके पक्ष में अपने विचार को स्पष्ट कीजिए, यानी इसके पक्ष में अपने विचार को स्पष्ट करना है। इसका भी आंसर देख लीजिए क्या है।
एशिया और तीसरी दुनिया के देशों में एकता बनाए रखने के प्रयासों के कारगर नहीं होने के कारण एशियाई देशों ने दक्षिण पूर्वी एशिया संगठन आसियान बनाकर एक वैकल्पिक पहल की। 1967 में 5 एशियाई देशों ने बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर कर आसियान की स्थापना की। ये आपको याद रखना है, इतना आंसर आपको देना है। उद्देश्य पूर्ति में यहाँ पर बात हो रही है कि इसका जो उद्देश्य पूर्ति है सफल है या इसके पक्ष में अपना तर्क दीजिए। तो देखिए क्या है, आर्थिक विकास को तीव्र करना और इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास प्राप्त करना ही उद्देश्य पूर्ति कहलाता है, जो कि आसियान का है। इतना लिख देंगे, 5 नंबर दे देगा, याद रखिएगा। यही सब आपका एग्जामिनर देखता है एग्जामिनर क्या है, पॉइंट किस प्रकार से आपने लिखा है, कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। यदि आपने कॉपी लिखने का सही तरीका और एग्जामिनर को पॉइंट वाइज आंसर देने लग जाएंगे तो एग्जामिनर का समझ लीजिए क्या है, माइंड सेट अलग हो जाएगा, काफ़ी इंप्रेस होगा, काफ़ी अच्छी मार्क्स आपको प्रोवाइड करेगा। यह भाई हमारा तीसरा जो हमारा 23 नंबर प्रश्न था उसको भी हमने बता दिया है। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य औद्योगिक बनाम कृषि विकास के विवाद के कारणों का उल्लेख कीजिए। यह हमारा 24 नंबर प्रश्न है। अब इसका आंसर देखिए क्या है, प्रश्नोत्तर 24 डाल दीजिए। यदि आप प्रश्नोत्तर संख्या भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और मैंने कि आपको हर एक उसमें बताया वीडियो में, जो भी हमने कॉपी लिखने का सही तरीका बताया। यदि आपने हमारा जियोग्राफी की कॉपी किस प्रकार से लिखते हैं, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। उससे भी आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। प्रश्नोत्तर 24 देखिए क्या है, अनेक विचारकों को मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की कृषि विकास की रणनीति का अभाव था। यहाँ पर आप गैप छूट दीजिएगा, क्योंकि जो भी आपको जैसे लगे कि हाँ ये एक पेज में क्वेश्चन आएगा, लिखित क्वेश्चन है, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा गैप के थ्रू चलिएगा, ताकि पढ़ने में एग्जामिनर को दिक्कत ना हो और आप लोगों को भी पढ़ने में दिक्कत ना हो, फर्स्ट पेज या सेकेंड पेज। तो देखिए क्या है, अनेक विचारकों को मानना था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की कृषि विकास की रणनीति का अभाव था। जे.सी. कुमरप्पा अनुसार क्या है, देखिए, जैसे गांधीवादी अर्थशास्त्रियों ने एक वैकल्पिक योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, उस क्या है जिसमें ग्रामीण औद्योगिकरण पर आर्थिक या अधिक ध्यान दिया गया था। चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को केंद्र में रखने की बात अत्यंत सुविचारिता और जोरदार ढंग से उठाई गई थी। इतना था, 5 नंबर था, एग्जामिनर आपको दे देगा। और प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है स्टूडेंट, ये देखिए क्या है, 25 नंबर प्रश्न कि 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, स्पष्ट कीजिए। यानी जो 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, इससे हमें क्या सीख मिलती है, आपको स्पष्ट करना है। इसका आंसर देखिए क्या है, कॉपी में किस प्रकार से लिखना है, ये देखिए। 25 जून 1975 की रात प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फारूकुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने तुरंत उद्घोषणा कर दी। तड़के सवेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई। 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल को इन बातों की सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो गया था, जो कि 1975 में आपातकाल लागू होने से हमें ये सीख मिलती है। 25 नंबर प्रश्न था, 5 नंबर का था, ये आपको दे देना है। याद रखिएगा, जो लघु उत्तरीय का प्रश्न 1 है, यानी जिसमें आपको 6 क्वेश्चन बताए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है, और जो जितने भी 6 क्वेश्चन है कंपलसरी आपको ये करना ही होगा। 16 नंबर, उसके बाद देखिए 25 के बाद में 26 नंबर प्रश्न क्या है, 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की किन्हीं 2 क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण स्पष्ट कीजिए। यानी जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, ये आपको कारण इसके स्पष्ट करने हैं। यहाँ पर 2 क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं। इसका आंसर देखिए क्या है 26 नंबर प्रश्न का। पहला आपका है, एक समाज के निर्माण की थी जिसमें भारतीय संस्कृति की संपूर्ण विविधता का समावेश हो सके। भारत अपनी विविधता, आकार तथा भौगोलिक संरचना में किसी महादेश से कम नहीं था। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के 2 क्षेत्रीय आकांक्षाएं बतानी थी, ये हमने पहला बता दिया। दूसरा क्या है, उसको भी हम चलिए देख लेते हैं।
दूसरा देखिए, लोकतंत्र को कायम रखना था। भारतीय संविधान ने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। ये जो है 1947 के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में 2 क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं जो कि इस प्रकार से हैं। इतना लिख देंगे, 5 नंबर दे देगा। चलिए देखते हैं अब हमारा क्या आ चुका है। स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, 6 प्रश्न था, हमने प्रश्न सही तो आपको उत्तर बता दिए, 5-5 नंबर का था। तो 6 पंचे 30, यहाँ पर 30 नंबर आपको मिल जाएंगे। और 2 नंबर का जो 10 क्वेश्चन है उसमें भी आपको 20 नंबर और 30 यानी 60 को नंबर आपको यहाँ पर दे दिया गया है, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न में हमने बता दिया है। अब यहाँ से हमारा शुरुआत होता है लघु उत्तरीय प्रश्न 2। क्या है लघु उत्तरीय जो प्रश्न 2 है, इसमें आपका क्या होगा, 4 प्रश्न पूछा जाएगा, 3-3 नंबर यानी 6 नंबर का आपका प्रत्येक एक प्रश्न होगा। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या है स्क्रीन पर, भारत और चीन। क्या होता है, काफ़ी स्टूडेंट कभी कभी सोचते क्या है, जो मॉडल पेपर दिया होता है इसमें जो क्वेश्चन होते हैं काफ़ी हार्ड होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। तो ऐसा गलत है, ऐसा आप मत सोचिए, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है काफ़ी आसान होता है, बस आपके सोचने का और देखने का नज़रिया गलत होता है। तो ये क्या करना है, आपको क्वेश्चन को पहले समझना है, उसके बाद में जो किताब हो, यदि आपने किताब में पढ़ा होगा क्वेश्चन तो आंसर आता होगा, लेकिन यदि आपने नहीं पढ़ा है तो क्वेश्चन को पढ़िए, अपने माइंड में रिपीट कीजिए। यदि आपने पढ़ा है तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में क्वेश्चन का आंसर बनना स्टार्ट हो जाएगा और आप इससे काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, लिख कर आएंगे काफ़ी अच्छा दूसरों के मुकाबले। तो ये आपको याद रखना है, जो क्वेश्चन उसको समझिए पहले, उसके बाद में ही कॉपी में इसका आंसर दीजिएगा। तो 27 नंबर जो प्रश्न है, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या है, इससे क्या है, इससे आप सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि में तर्क दीजिए, पुष्टि में तर्क भी दीजिए। तो क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न था, इसमें भी आपको डाल देना है कि वो लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है, लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है, इसमें भी आपका क्या है, 6 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। अब इसका आंसर देखिए क्या है, 27 नंबर प्रश्न डाल दिया है, नीचे हमने ब्लैक पेन से, ब्लैक स्केल से अंडरलाइन कर दिया है, ये वाला भी आपको कर देना है ट्रू। उसके बाद में देखिएगा आंसर, चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में क्या है, चीन और भारत की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मौजूदा एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकते, क्या है, चुनौती दे सकने की पूरी क्षमता है। हम इन विचार की पुष्टि करते हैं। पहला पॉइंट के थ्रू पॉइंट के हिसाब से देंगे, ताकि आपको पढ़ने में भी दिक्कत ना हो और एग्जामिनर को भी पढ़ने में दिक्कत ना हो। आप पढ़ लेंगे कोई बात नहीं, लेकिन एग्जामिनर भैया जब पढ़ेगा और उसको दिक्कत आएगी तो आपके जो कॉपी है उसमें के जो उसमें नाम नंबर है उसमें भी दिक्कत आएगी। जैसे 6 नंबर का प्रश्न ये है आपका, इसमें आपको 3 नंबर दे दिया जाएगा, तो कैसा लगेगा। तो ये आपको याद रखना है, जितने भी है क्वेश्चन पॉइंट वाइज दीजिए, गैप छोड़िए, राइटिंग भी लिखिए। पहला पॉइंट क्या है देखिए, चीन और भारत दोनों एशिया के 2 प्राचीन, महान, शक्तिशाली एवं साधन संपन्न देश हैं। दोनों परस्पर सुदृढ़ मित्रता, क्या है, दोनों परस्पर सुदृढ़ मित्रता और सहयोग अमेरिका की चिता का कारण बन सकते हैं। क्या, अमेरिका की चिता का कारण बन सकते हैं यदि सहयोग आ गया चीन और भारत का। दूसरा, भारत और चीन की जनसंख्या इतना विशाल है कि अमेरिका के निर्मित माल के लिए एक विशाल बाजार प्रदान कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, दोनों ही राष्ट्र विश्व बैंक, क्या है, दोनों ही राष्ट्र विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण लेते समय अमेरिका और अन्य बड़ी शक्तियों की मनमानी शर्तें थोपने पर नियंत्रण रख सकते हैं। पांचवा है आपका, क्या है, पांचवा नहीं चौथा यहाँ पर आपका होना चाहिए, चौथा ये आपको याद रखना है, दोनों ही देश सीमाओं पर स्थित, क्या है, दोनों ही देश सीमाओं पर स्थित या प्रभावित होने वाली दुनिया और क्या है, दुनिया और जल, यहाँ पर आपका दुनिया और जल भंडारों और बांधों द्वारा बाढ़ नियंत्रित दल, क्या है, बाढ़ नियंत्रित जल विद्युत निर्माण आदि को बढ़ा सकते हैं, जो कि चौथा पॉइंट है। यदि आप पॉइंट के हिसाब से देंगे तो इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आपको लिखने में भी कोई बोर नहीं होंगे, आप लिखने भी हाल लिखेंगे इस प्रकार से कि पॉइंट वाइज आंसर जा रहा है, पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ये आपका फ़ायदा होगा। एग्जामिनर पढ़ेगा, हाँ भैया ये पॉइंट वाइज है, बच्चे की कॉपी लिखने का तरीका मालूम है किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखी जाती है। यदि आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद में देखिए हमारा 28 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए
वैश्विक पर्यावरण की क्या है, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए हैं, किन्हीं 3 कारणों को उल्लेख करनी है, यानी किन्हीं 3 कारण को हमें उल्लेख करना है। क्या है, एक एक नंबर, देखिए क्या है, एक फिर बटा फिर एक फिर बटा फिर एक फिर बटा, टोटली 6 नंबर का प्रश्न है। अब इसका आंसर चलिए देख लेते हैं क्या है। देखिए 28 नंबर प्रश्न उत्तर आपको डाल देना है इस प्रकार से। यदि आप यहाँ पर संख्या डालना चाहें तो कोई बात नहीं, आप डाल सकते हैं, कोई किसी ने रोका नहीं, हमने यहाँ पर नंबर डाल लिया है, एग्जामिनर समझ जाएगा। देखिए सन 1990 के दशक से विभिन्न देशों प्राथमिक सरोकार बन गए हैं। क्या है, विभिन्न जो देश हैं ये प्राथमिक सरोकार बन गए हैं। उसके बाद में देखिए पहला क्या है, दुनिया में जहाँ जहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, क्या है, दुनिया में जहाँ जहाँ जनसंख्या बढ़ रही, कृषि योग्य भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न था, इसका हमने पॉइंट वाइज पहला आंसर दे दिया। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जल स्रोतों के प्रदूषण के कारण दुनिया की 1 अरब 20 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता। 30 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रदूषण के कारण मौत के शिकार हो जाते हैं, जो कि यहाँ पर बताया है जो वैश्विक पर्यावरण है इसका। तीसरा इसमें जो कारण क्या है, देखिए तीसरा पहले हम देख लेते हैं पॉइंट, उसके बाद में कारण को स्पष्ट करते हैं। देखिए तीसरा आपको यहाँ पर ब्लैक स्केच से डाल दे रहा है, ब्लैक पेन से भी डाल सकते हैं, पॉइंट वाइज दीजिए आंसर, ये आप कंफर्टेबल लेंगे। तीसरा देखिए क्या है, वनों के कटाव से जैव विविधता, जो वनों के कटाव से जैव विविधता का क्षरण तथा विपरीत जलवायु परिवर्तन का खतरा उत्पन्न हो गया है, ये तीसरे में हो गया। अब देखिए कारण यहाँ पर क्या है, देखिए जो वैश्विक पर्यावरण है 1990 के दशक में हमने बता दिया, यहाँ पर प्राथमिक सरोकार क्यों बनाया गया, इनकी क्या कारण बताना है, इनमें 3 कारण भी बता सकते हैं, नहीं तो आप कारण इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या है कारण, नीचे आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिएगा, आप पेन से भी लिख सकते हैं, ब्लैक पेन से लिखना चाहें तो देखिए क्या है, विश्व के विभिन्न देशों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरो कार्बन जैसी गैसों के उत्सर्जन की मात्रा बढ़ने से वैश्विक ताप वृद्धि होती है, या ताप वृद्धि होना। उसके बाद में क्या है, वनों के क्षेत्रफल में वैश्विक स्तर पर कमी होना, ये कारण है जो कि वैश्विक पर्यावरण है, ये आपको याद रखना है। इतना आप लिख देंगे, इतना एग्जामिनर यदि आप लिख देते हैं तो 6 नंबर जो है आपका बिल्कुल पक्का हो जाता है। देखिए स्टूडेंट, स्क्रीन पर आ चुका है हरित क्रांति क्या थी, 29 नंबर हमारा प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न का 2 वाला, यानी 6 नंबर वाला प्रश्न है। हरित क्रांति क्या थी, इसके 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक, यानी 2 पॉजिटिव और 2 निगेटिव हमें इसका उल्लेख करना है, इसके परिणामों को बताना है। तो चलिए देख लेते हैं 29 नंबर प्रश्न का आंसर किस प्रकार से लिखिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए आंसर, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा प्रश्नोत्तर नंबर 29, गैप छोड़िएगा, नीचे आप ये वाला डंडी वाला खींच लीजिएगा, इससे क्या होगा, इसके अंदर ही सारा क्वेश्चन का आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न डाल दिया। उसके बाद में देखिए क्या है, 1960 के दशक में उत्पन्न हुई खाद्यान्न संकट की हालत में देश पर बाहरी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई थी। भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो चला था। हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 में हुई। देश में इस क्रांति को शुरू करने क्या है, देश में इस क्रांति को शुरू करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रो नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। जो कि हरित क्रांति क्या थी इसके बारे में हमने बता दिया। अब इसके 2 सकारात्मक और 2 नकारात्मक परिणामों को भी स्पष्ट कर लेते हैं, 6 नंबर कंप्लीट कर लेते हैं। तो 2 सकारात्मक परिणाम क्या है, पहले सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो परिणाम है सकारात्मक का यानी पॉजिटिव का, देखिए इस प्रक्रिया में धनी किसानों और क्या है, यहाँ पर आपको ये डाल देना है पॉइंट, यहाँ ये यहाँ पर सकारात्मक हो जाएगा, यहाँ पर ये नकारात्मक, ब्लैक पेन से डालिएगा, नीचे अंडरलाइन करना मत भूलिएगा। पहला पॉइंट है, इस प्रक्रिया में धनी किसानों और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। हरित क्रांति से खेती हर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। जो सकारात्मक परिणाम में पहला आपका हो गया। दूसरा आपका, हरित क्रांति के कारण कृषि में मझोले क्या है, कृषि में मझोले दर्ज के किसानों यानी माध्यम श्रेणी के भू स्वामित्व वाले किसानों का उभार हुआ। क्या है, ये सकारात्मक परिणाम है जो कि हरित क्रांति से संबंधित थे। अब चलिए देख लेते हैं जो हमारा नकारात्मक परिणाम है वो क्या है, उसको किस प्रकार से कॉपी में प्रेजेंट करना है। 2 नकारात्मक, 2 सकारात्मक हमने बता दिया, 2 नकारात्मक भी देख लेते हैं। पहला आपका, हरित क्रांति से समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समुद्र क्या है, समुद्री
लिहाज से समुद्री हो गए, जबकि बाकी इलाके खेती के इस मामले में पिछड़ गए। दूसरा क्या है, हरित क्रांति, इससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी क्या है, विभिन्न जो हिस्से हैं वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों को लामबंद करने के लिए आज क्या है, लामबंद करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा हुई, जो कि दो नकारात्मक परिणाम है। ये आप पॉइंट जरूर डालिएगा, इससे क्या होगा, पॉइंट डालने से एग्जामिनर को ये पता चलेगा यहाँ पर सकारात्मक परिणाम है। पॉइंट वाइज आप जब भी दीजिए, आप ब्लैक स्केच का भी यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। ये डाल दीजिए कि हाँ ये पहला परिणाम है, ये दूसरा परिणाम है। ये आप पॉइंट वाइज दीजिएगा आंसर। और ब्रैकेट में क्या कीजिए, आप ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे अंडरलाइन भी कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो सकारात्मक दो नकारात्मक परिणाम हमने बता दिया, जो कि हरित क्रांति से संबंधित था। अब हमारा देखते हैं अगला प्रश्न क्या आ जाता है। 30 नंबर प्रश्न देखिए स्टूडेंट स्क्रीन पर दिया हुआ है। अयोध्या विवाद क्या था, यानी जो अयोध्या विवाद है ये क्या था, इसका समाधान कैसे होगा। देखिए 3 नंबर का है, 3 नंबर आपका अयोध्या विवाद क्या था इसके बारे में बताना है, 3 नंबर आपका इसका समाधान कैसे हुआ इसके बारे में बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। स्क्रीन पर आ चुका है स्टूडेंट प्रश्नोत्तर 30 नंबर क्या है इसमें देखिए। 16वीं सदी क्या है, 16वीं सदी मीर बाकी द्वारा अयोध्या में मस्जिद के बारे में कहा गया कि ये मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनवाई गई। ये मामला अदालत में क्या है, ये मामला जो है अदालत में गया और 1940 के दशक में क्या है, 1940 के दशक में ताला लगा दिया गया। बाद में जब ताला खुला तो इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति हुई। 6 दिसंबर 1992 को मस्जिद को ढांचा तोड़ दिया गया। इसके कारण देश में सांप्रदायिक हिंसा फैली और 1993 में मुंबई में दंगे हुए। विवाद की जांच के लिए लिब्रहान आयोग का गठन किया गया। इसी विवाद को अयोध्या मंदिर विवाद या बाबरी मस्जिद विवाद के नाम से जाना जाता है। ये हमारा प्रश्नोत्तर 30 था। अयोध्या विवाद क्या था, इतना आपको लिख देना है। अब इसके समाधान क्या है सबसे पहले वो देख लेते हैं, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया जिसमें पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बताया, कितने प्रकार से होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, उसके समाधान में बताया कि किस प्रकार से आपको समाधान है। सेम इसी प्रकार से जो अयोध्या का विवाद था उसमें भी समाधान है। तो समाधान सबका मिलेगा, जो भी आपके प्रॉब्लम हो गया उसका समाधान आपके पास ही होगा, बस समय लगेगा, आपको पहचानना रहेगा। समाधान में देखिए क्या है। अभी तक आप लोगों ने स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2 ही सेकंड लगता है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए आप दबाना चाहें, क्योंकि जो वीडियो मैं लेटेस्ट डालता हूँ आपके पास तुरंत पहुँचे। तो चलिए देखते हैं समाधान क्या है। फैसले में 3 न्यायाधीशों इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, समाधान में क्या है, फैसले में जो 3 न्यायाधीश है इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सलाह दिया कि अयोध्या की 2.77 एकड़ ब्रैकेट में आपका 1.12 यानी 12 हेक्टेयर क्या है ब्रैकेट बंद हेक्टेयर भूमि को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा, जिसमें 1.1/3 रामलला या हिंदू महासभा द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना था। 9 नवंबर 2019 को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसलों को हटा दिया, जो कि अयोध्या का क्या है जो समाधान है इसी प्रकार से हुआ, 3 जजों के द्वारा हुआ। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, इसको रोक कर भी आप समझ सकते हैं। तो ये था कॉपी में, इस प्रकार से आपको क्या है ये आपको लिखना है कॉपी में, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि लघु उत्तरीय का प्रश्न था। और इसमें सिर्फ 4 ही प्रश्न पूछे गए थे। जो आपका लघु उत्तरीय का प्रश्न 1 था, इसमें 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5-5 नंबर का था। लेकिन जो लघु उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन है ये आपका 3-3 नंबर का 4 क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है 6 चौके 24 इसमें भी आपका पक्का हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि क्या है 8 नंबर का 2 2 4 प्लस 4 यानी 8 नंबर का एक प्रश्न है, और ये शायद 2 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी अथवा लगकर। अब इसका आंसर किस प्रकार से ले देना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 250 शब्दों में इसका एक प्रश्न का उत्तर देना होता है, क्योंकि इसी से आपका सारा कवर होता है। तो 8 का 8 रत्नी 16 और 24 उसमें भी आपको मिला है, तो 16 40 और 60 100 आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आपकी स्क्रीन पर 31 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि शीत युद्ध क्या है, 2 ध्रुवीय विश्व का आशय स्पष्ट करते हुए शीत युद्ध के दायरों का उल्लेख कीजिए। आप ये वाला भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ये अथवा वाला कर सकते हैं। तो भैया हमें अथवा वाला करना है, जो कि 2 ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, इसके विघटन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो हमें ये वाला करना है, हमें ये वाला अच्छा है 8 नंबर का
इसमें भी एग्जामिनर हमें 8 नंबर देगा। तो किस प्रकार से करना, ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप डाल दीजिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या डाल दीजिए, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए, इसे हमने बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न 1, लघु उत्तरीय प्रश्न 2, उसमें हमने डाला हुआ है। आप ये वाला हेडिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद में क्या डालना है, प्रश्नोत्तर 31 का अथवा, क्योंकि ये अथवा वाला हम हल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे कि जो भी प्रश्न का उत्तर आता है वो आप कर सकते हैं। तो हम अथवा वाला कर रहे हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक महत्वपूर्ण घटना या घटी की अधिकांश महाशक्तियों कमजोर हो गई और महाशक्ति के रूप में केवल अमेरिका और रूस ही बचे। इस प्रकार युद्ध के दौरान शक्ति का एक नया ढांचा विश्व स्तर पर उभरा, जिसमें केवल दो ही महाशक्तियां, क्या है, दो ही महाशक्तियां थी जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावशाली थी। ये शक्तियां थी सोवियत रूस और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। एक अंग्रेजी इतिहासकार, क्या है, जो एक अंग्रेजी इतिहासकार है, डायनमी ने दो गुटों, ब्लॉक या कैंप में विभाजित विश्व को दो ध्रुवीय विश्व का नाम दिया था। ये विश्व का जो आपका है, क्या है, जो दो ध्रुवीय का विश्व का तात्पर्य है कुछ इस प्रकार से, इसको आप देख सकते हैं। जब भी आप आंसर दीजिए, इसका जो पॉइंट है, जैसे हम यहाँ पर एक वैज्ञानिक थे, क्या है, एक इतिहासकार थे, तो इसका हमें नाम हाईलाइट करना पड़े, तो ये भी आप हाईलाइट कर दीजिए। एग्जामिनर का इससे फोकस जाएगा आपके प्रश्न पर, और वो देखेगा कि हाँ बच्चे को मालूम है किस प्रकार से कॉपी लिखनी चाहिए, तो ये आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आप कीजिएगा। उसके बाद में देखिए क्या है, मार्गनत्थों के अनुसार, ये वाला भी आप ब्लैक करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या है, एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार क्या है, देखिए, मार्गनर्थों के अनुसार द्वितीय महायुद्ध के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के अन्य देशों की तुलना में शक्ति इतनी आगे देखिए बढ़ गई थी कि वे स्वयं ही, क्या है, वो स्वयं ही एक दूसरे को संतुलित कर सकते थे। उसके बाद में क्या है, देखिए, अमेरिकी गुट में फूट, क्या है, जो अमेरिकी गुट इसमें फूट, क्या है, द्विध्रुवीय विश्व के पतन का एक प्रमुख कारण अमेरिकी गुट में फूट पड़ना था। फ्रांस जैसा देश अमेरिका पर आत्मविश्वास करने लगा, क्या है, अविश्वास करने लगा। जो फ्रांस जैसा देश है, ये इसमें फूट का एक कारण है। यहाँ पर जो 4 कारण पूछे गए थे, तो पहला हमारा हो गया। दूसरा है आपका सोवियत गुट में फूट। अब इसमें क्या है, सोवियत गुट से पूर्वी यूरोपीय देशों तथा चीन का अलग होना सोवियत खेमों का कमजोर कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीचे हमने ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दीजिए। पॉइंट वाइज जब भी आप क्वेश्चन दीजिए, जैसा कि 1 नंबर या आप डालना चाहें तो ये भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप ये वाला स्टार वाला डाल दीजिए, 4 पॉइंट लिख दीजिएगा, समझ जाएगा एग्जामिनर। तीसरा क्या है इसमें, सोवियत संघ का, क्या है, सोवियत संघ का पतन, द्विध्रुवीय विश्व के पतन का एक प्रमुख कारण सोवियत संघ का पतन रहा है। तीसरा हमारा पॉइंट हो गया, जो कि विघटन का कारण है। तीसरा पॉइंट भी हो गया। चला चुका है गुट निरपेक्ष, क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। अब इसमें क्या, चौथा जो कारण है, गुट निरपेक्ष आंदोलन ने अधिकांश विकासशील देशों को, क्या है, विकासशील जो देशों को दोनों गुटों से अलग रखने में सफलता पाई। इससे द्विध्रुवीय विश्व को झटका लगा। ये 4 पॉइंट था, जो कि 2 ध्रुवीय विश्व का अर्थ भी हमने बता दिया, इसके 4 विघटन के कारण भी स्पष्ट कर दिया, वो भी पॉइंट वाइज ब्लैक पेन से अंडरलाइन करने के तत्पश्चात। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको एग्जामिनर 8 नंबर दे देगा, क्योंकि 2 से 250 शब्दों में लिखना होता है। 4 पॉइंट आपने दिया है, उसके बाद में इसका जो अर्थ और परिभाषा होता है, इसको भी आपने प्रेजेंट कर दिया है। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है स्टूडेंट। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, यदि आपने अभी फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए फॉलो कीजिए। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आप पूछना चाहें हमसे पूछ सकते हैं बेहिचक, आप हमें कमेंट कीजिएगा। और जो जाइए फॉलो कीजिए हमारे चैनल, हमारे जो पेज है फॉलो कीजिए उसको। तो देखिए 32 नंबर जो प्रश्न क्या है, निम्नलिखित देशों के एक साथ, क्या है, जो निम्नलिखित देशों के एक साथ के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। आप ये वाला कर सकते हैं दोनों, नहीं तो अथवा वाला। तो हमें यहाँ पर भी अथवा वाला पसंद आ चुका है, 8 नंबर का, इसको हम कर लेते हैं। तो क्या है, गुट निरपेक्षता की नीति का अर्थ क्या है, वर्तमान परिस्थितियों में यह भी, क्या है, यह भारत के लिए प्रासंगिक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न है, समझ लीजिए, प्रश्न को आप देख लीजिए। अब इसका चलिए आंसर देखते हैं क्या है। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर हमने 32 डाल दिया, क्योंकि अथवा कर रहे हैं, तो अथवा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, शीत युद्ध के समय भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में 2 स्तरों पर नेतृत्व की सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया। एक और
तो भारत ने अपने विवेक से सजग क्या है अपने जो विवेक से सजग तथा सचेत रूप से स्वयं को दोनों महाशक्तियों को घेराबंदी में स्वतंत्र रखा। दूसरे भारत ने उपनिवेशों से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों का महाशक्तियों के साथ विलीन होने का भरपूर विरोध किया। जो कि 32 नंबर प्रश्न था। ये भी हमारा इसमें देख सकते हैं पॉइंट वाइज है, एक एक लाइन आप छोड़कर लिख सकते हैं जो भी आपको पॉइंट लगे। भारत की नीति नेहरू जी ने विश्व को सचेत किया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। क्या है जो गुटनिरपेक्षता है ये कोई पलायन की नीति नहीं है, यहाँ पर ये बात हो रही है। इसका प्रश्नोत्तर आप इसको रोक कर भी समझ सकते हैं आंसर। और जब भी आप दीजिए, हम आपको हर बार बताते हैं गैप छोड़ दीजिए, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं हमारे में पढ़ने में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो 32 नंबर यदि कॉपी आपको अच्छी लग रही है, कॉपी हमने लिखी है अच्छे से आपको, तो कॉपी के लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट कहते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और भी हमें क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं। जो भी आपका डाउट्स रहता है उसको हम क्लियर करते हैं। चलिए भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग शीत युद्ध के काल में प्रतिद्वंदियों के मध्य संवाद स्थापित करने तथा मध्यस्थता करने के लिए हुआ। अब देखिए यहाँ से हमारा स्टार्ट हो चुका है वर्तमान परिस्थिति, यानी जो हमारा गुटनिरपेक्षता की नीति क्या थी ये हमने स्पष्ट कर दिया है। अब यहाँ पर वर्तमान परिस्थितियों में भारत के प्रशासकी की इसके पक्ष में अपना मत देना है हमें। तो देखिए वर्तमान परिस्थितियों में क्या है, इन देशों का कहना था कि गुटनिरपेक्ष देश अभी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं और समृद्ध राष्ट्रीय और बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उनका नव औपनिवेशिक शोषण किया जा रहा है। इसलिए उनको इस स्थिति से बचाने और विकसित देशों पर दबाव डालने के लिए विकासशील जो देश है मंच के रूप में निर्गुट आंदोलन का हिस्सा होना आवश्यक है। उत्तर दक्षिण संवाद को बनाए रखने दक्षिण सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलनों और ब्रैकेट में आपका G77 की एक होकर कार्य करना होगा। इसको आप समझ सकते हैं। तो वर्तमान जो परिस्थिति है इसके बारे में हमने बता दिया। उसके बाद में गुटनिरपेक्ष की नीति क्या है तो हमने इसके बारे में भी बता दिया। तो देख सकते हैं, और कॉपी लिखने का सही तरीका भी हमने आज की इस वीडियो में बता दिया है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को भी नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पर नीचे लिंक दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट नए टॉपिक के साथ कुछ नया लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।